नमस्कार। किरदारे ज़िंदगी हिंदी संस्थान के इस समृद्ध पटल पर एक बार फिर से इस्लाम के कार्यक्रम को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस किरदारे ज़िंदगी में हम हर बार एक ऐसा किरदार, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा रत्न चुनकर लाते हैं जिसने समाज को और देश को बहुत कुछ योगदान दिया है। आज किरदारे ज़िंदगी का 114वां एपिसोड हम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जिस किरदार को हम आमंत्रित करते हैं, हम उसकी यात्रा, उसके जीवन के बारे में उसी की ज़ुबानी सुनते हैं और वहीं से हमारा प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो चलिए, समय को ज़्यादा मैं ना लेते हुए स्टूडियो में अपने किरदार को, उस रत्न को आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं आदरणीय रश्मि पांडे। आदरणीय रश्मि पांडे जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इस पटल पर आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आपसे बात करने से पहले अपने श्रोताओं को आपके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि रश्मि पांडे एक आईटी प्रोफेशनल है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। ये गौतम बुद्ध नगर विकास समिति की अध्यक्ष है और साथ ही बहुत सारे विभिन्न तरीके के सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। रश्मि पांडे ने EMCT नाम के एक NGO की स्थापना भी करी है जो वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और उनके उत्थान के लिए पूर्णतया समर्पित है। सन 2010 से रश्मि पांडे गौतम बुद्ध नगर में होम बायर्स के मुद्दों पे समर्थन कर रही हैं उनका, और कोविड-19 में उन्होंने इस समय के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने कई सरकारी, सामाजिक और मीडिया संगठन द्वारा निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया है। रश्मि पांडे, आपका एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं और इस चर्चा को, आपके बारे में जानकारी लेने को, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहूंगी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद नेहा, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया और एक मेरी जीवन की परिचर्चा करने के लिए मुझे एक मौका दिया कि मैं इस पटल पे अपने आप लोगों के द्वारा, आपके इस पोर्टल के माध्यम से अपने बारे में कुछ कह सकूं, कुछ सुन सकूं और कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। तो जी धन्यवाद। मेरा नाम रश्मि पांडे है और मैं एक IT प्रोफेशनल हूं, आपने जैसे बताया ही है। तो शुरू से ही मन में एक समाज सेवा का तो एक रहता था कि सोशल वर्क करना है, और कभी किसी ज़माने में ये कोशिश ज़रूर करते थे कि हाँ, किसी सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूर तैयारी करेंगे। बट समहाउ लाइफ में कभी कुछ आपको करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो और आप उस तरीके से हो। कभी कभी नियति और भगवान आपको जो चाहता है वो वैसा आपसे करवाने के लिए पूरी कोशिशें करता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी कानपुर यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद मैंने दिल्ली में कंप्यूटर की शिक्षा ली है एंड देन कंप्यूटर फील्ड में उसी तरीके से मूव ऑन होते चले गए और करीबन 2005 से आई एम वर्किंग इन IT सेक्टर। लेकिन पैरेलली अगर मैं कहूँ कि मुझे समाज में इन्वॉल्व होने का कैसा मौका मिला, तो ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम ही मुझे NCC के सर्टिफिकेट कैंप्स में जाना, NSS करना, प्लस आपके कई ऐसे एक्टिविटीज होती थी जिनमें मुझे मेरा 100% इन्वॉल्वमेंट होता था शिक्षा के साथ साथ। तो बीच बीच में कभी अनाथ आश्रम चले जाते थे ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम। तो वो एक जो भावना डेवलप होने लगी
चूँकि पापा भी, मेरे फादर भी टीचिंग लाइन में थे और वो कई बार बच्चों की जो फीस वगैरह होती थी वो कई बार अपनी पॉकेट से भर दिया करते थे, क्योंकि उनके वो डिग्री कॉलेज में थे और उन्होंने कई बार देखा कि उनके कॉलेज के बच्चे रात में रिक्शा चला रहे थे। तो पिताजी ने जो है कहा सुबह आकर के मुझसे मिलना, क्योंकि वो रिक्शे पे बैठे तो उन्होंने, बच्चों ने बोला सर, पैर छुए उनके, तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ रात में क्या कर रहे हो? पापा लखनऊ से आ रहे थे, तो बोले सर मैं सुबह पढ़ता हूँ और रात में मैं रिक्शा चलाता हूँ, क्योंकि मैं गाँव का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ अपनी पढ़ाई को स्पॉन्सर करने के लिए मैं ये काम करता हूँ। तो पापा ने उस दिन घर पे आए तो बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, और मैंने उस बच्चे को सुबह बुलाया है और स्कूल में जब उनके कॉलेज में वो लड़का गया तो पापा ने उसकी इस फीस जो है वो खुद अपने ऊपर ले ली और उन्होंने कहा कि मैं इसका स्पॉन्सर करूँगा। तो धीरे-धीरे करते ऐसे 2-4 बच्चे हर साल उनको मिल जाते थे, जो पापा अपनी सैलरी से उन बच्चों की फीस पे कर दिया करते थे। तो ये तो हमारे घर की संस्कृति है, परिवार की संस्कृति है, जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ा रही हूँ। पिताजी के जो हमें सिखा के चले गए, उनको शायद कहीं से ये अच्छा लगता होगा कि मेरी पुत्री जो है वो कहीं न कहीं मेरे नाम को रोशन कर रही है और मेरे बताए हुए पथ चिन्हों पे चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि हम अपने घर से बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हीं संस्कारों को अगर आगे बढ़ाएँ तो हमारे माता-पिता को, और बहुत गर्व की बात है कि आपने अपने पिताजी से प्रेरणा ली। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो आपकी प्रेरणा का स्रोत मुझे लगता है कि आपके पिताजी हैं, कि जिनके संस्कारों के और जिनके पदचिन्हों पर आप आज चल रही हैं। बहुत-बहुत खूब। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले जो हमारे श्रोता हैं, जिनकी वजह से हमारा कार्यक्रम है और हमारा पटल है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना समय निकाल कर, उन सभी का मैं एक बार बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन जी। नमस्कार सचिन जी। हमारे साथ आदरणीय राजीव जी जुड़ चुके हैं, जो हमारे पटल के बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमारे आदरणीय पुष्पलता जी, जो बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती हैं, वो जुड़ चुकी हैं। अकी सैनी जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन। अमित जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है अमित जी आपका। तो रश्मि जी, आपकी तरफ चलते हैं। आप से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि सामाजिक प्रभावक, सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं आप और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं आप, तो ये दोनों का जो मिलान है आपने कैसे किया, कि आपने सामाजिक कार्य और सोशल मीडिया को एक साथ कैसे जोड़ा और कैसे जोड़ने का सोचा? इस सवाल का मैं जवाब चाहूंगी आपसे। जी, आप इन्फ्लुएंसर तभी बन सकते हो, आप उस बारे में सही जानकारी तभी दे सकते हो जब आपने उस विषय पे काम किया हो। तो एक सामाजिक समस्या आज की डेट में बहुत बड़ी अपने कहते हैं कि हर जगह कुरीतियों का शिकार पहले से होते आ रहे थे, जैसे बच्चों में भेद करना, लड़के और लड़की में भेद करना, ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। लेकिन आज के समाज में पेरेंट्स बहुत कहते हैं कि आगे विचार उनके बड़े हैं, लड़के लड़कियों में भेद करना बंद हुए, लेकिन जो समाज में छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं और बढ़ने लगी हैं। जिस तरीके से इंटरनेट आया है, इंटरनेट के माध्यम से कुछ अच्छी चीजें तो होती ही हैं, लेकिन किसी भी अच्छी चीज के प्रति दुष्परिणाम भी होते हैं। तो हमारा जो सोशल को इन्फ्लुएंस करने को बीच में क्लब करने का जो रीजन ये रहा कि कई बार हमें आइडिया नहीं होता है कि हम कब किस गलत चीजों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स की लोग सुनते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब 2010 में हमने फ्लैट बायर्स एक फ्लैट बुक कराया था नोएडा एक्सटेंशन में, जो काफी फेमस भी रहा। आम्रपाली ग्रुप में हम लोगों के फ्लैट्स बुक थे और वहां पर ही हम लोगों की एक तरीके से जो रियल लाइफ जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी। और उस समय इतना ज्यादा सोशल मीडिया का कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, वो बहुत पुराने आरकोट वगैरह होते थे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से जुड़ते गए तो हम लोगों ने, अलग अलग जगह के लोग थे जो बायर्स थे, वो एक साथ जुड़ना शुरू हुए। फेसबुक के माध्यम से आपस में एक दूसरे जैसे ग्रुप बनाया और आपस में डिस्कशन किया। व्हाट्सएप वगैरह आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा उस समय प्रचलित हुआ करते थे, लेकिन किसी तरीके से सामाजिक एक मिलान के लिए, क्योंकि
जब हमारे घर फंसे तो हमें ये लगा कि हमारे जीवन की जो पूंजी है वो कहीं बिल्डर द्वारा हड़प ली गई है। और उस समय बहुत छोटे थे हम, मतलब एक तरीके से देखा अपना जीवन का जब सफर शुरू किया, शादी हुई और छोटी सी बच्ची थी मेरे पास, जिसको हमने सोचा कि हमारा एक घर होगा और घर में हम लोग आराम से रहेंगे। लेकिन हुआ क्या कि कई बार जो आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो हमारे घर फंस गए और बिल्डर हमारे उस कंस्ट्रक्शन साइट पे रोक लग गई, और मेरे जैसे अनगिनत बायर्स जो इस समस्या में फंस गए थे, और आज की डेट में भी वो ऐसे लोग हैं जो फंसे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उन लोगों के साथ एक मिलजुल कर एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप के माध्यम से हम आगे बढ़े। और धीरे धीरे जिस तरीके से घर 8 साल बाद, 10 साल बाद लोगों को घर मिलने शुरू हुए, लेकिन समस्याएं, शहर की समस्याएं जो है लगातार बढ़ती चली गई। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, मतलब इस तरीके की मल्टीपल चीजें जो हैं वो धीरे धीरे जब आप फेस कर रहे होते हो तो आपको पता चलती है। तो हम ड्यूरिंग दैट टाइम हमने अपने विचारों को जो है सोशल मीडिया पे व्यक्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि मिल तो सकते नहीं थे, सारे लोग वर्किंग थे। तो ट्विटर के माध्यम से कंप्लेन करना, फेसबुक के माध्यम से, और ऐसे अनगिनत पोर्टल के माध्यम से हम जो है अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना शुरू किया, जहां पर हमें धीरे धीरे रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए। और हम लोगों ने उस तरीके से जो है इस पोर्टल को, इस इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को अपनी ताकत बनाई। और हमारे कई काम भी हुए इन्हीं सब चीज़ों से। आज की डेट में भी हम कभी किसी पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक कुछ सुरक्षा से रिलेटेड समस्या है, तो हम उसको ट्विटर पे लेके जाते हैं। कई बार हमें खुद भी जागरूक बनना पड़ता है। हर जगह एक जागरूक नागरिक जो होता है वो कई बार अपने आसपास की घटनाओं को पहले से भांप लेता है, और अगर आप समय रहते जो हैं पुलिस प्रशासन तक या जो भी अथॉरिटी है उसको बता दे, तो शायद उसका सोल्यूशन है। आपको भी पता है यहाँ गड्ढा है और जाएंगे तो गिर सकते हैं, लेकिन उसको उचित प्लेटफॉर्म पे बताना जरूरी होता है कि इस गड्ढे को भरना जरूरी है, अन्यथा कोई दुर्घटना हो जाएगी। यहाँ पर रात में अंधेरा है, अगर हमने रोशनी नहीं करी तो हमें रात में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके की तमाम अनगिनत समस्याएं थी जिनको हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हम लोगों ने सुलझाना शुरू किया। बहुत खूब, और बहुत ही बेसिक जो सतही तह पे परेशानियां हैं उनको आपने सुलझाया है और सामना किया है, तो आप भली भांति जान सकती हैं। आपकी बातों से मैंने पहले भी आपके बारे में बताया, और अभी आपने भी ये बोला, फ्लैट बायर्स के बारे में आपने बात करा कि आप उनकी मदद करती हैं। तो फ्लैट बायर्स को मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप लीगल एडवाइस देती हैं किस तरीके से, और सोशल मीडिया का उसमें क्या रोल होता है? क्या उसमें तेजी आ जाती है या उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है? इस बारे में जरा रोशनी डालें। देखिए, फ्लैट बायर्स की समस्या जो है नोएडा एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया 2010 से समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। तो कई बायर्स हैं, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, इस तरीके से अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपनी अपनी फरियादें लगाई ताकि सरकार सुने। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में रेरा का भी गठन हुआ, तो उस रेरा में भी मैं एज एन मेंबर हूँ, जो कंसिलेशन मेंबर हूँ, जहाँ पर बायर्स की समस्याओं को सुना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जिस अथॉरिटी से बात कर रहे होते हैं, शायद वहाँ पर हमें पूरी तरीके से नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो रेरा का गठन जो हुआ था वो बायर्स की समस्याओं के समाधान के लिए ही 2018 के आसपास हुआ था। उसी तरीके से अभी लिफ्ट, जैसे अब हाई राइज बिल्डिंग में आप रहने लगे तो लिफ्ट नहीं है आपके पास, लिफ्ट है लेकिन लिफ्ट का कंट्रोल किसी के पास नहीं है। बिल्डर ने लगा दिया, प्रॉपर्ली मेंटेनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। उससे रिलेटेड हमने जो है लिफ्ट एंड एलिवेटर बिल को पास करवाया, क्योंकि वो 2018 से लंबित था और सारे राज्यों में लिफ्ट एक्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट नहीं था। तो हमने प्रशासनिक तरीके से हर जगह लेटर लिखे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिले कर पीएमओ तक, और यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, गौतम बुद्ध नगर के हमारे एमपी हैं, उन सब तक हमने अपनी बात पहुंचाई, जितिन प्रसाद जी को, चीफ सेक्रेटरी को। तो सबको हमने अपने पत्र के माध्यम से जो है हमने कम्युनिकेशन किया और लिफ्ट एक्ट का होना क्यों जरूरी है उसके महत्व पे बात करी। तो ऐसे मतलब रेगुलर बिल्स, अगर आप बायर्स की, जैसे आपने बोला कि बायर्स की किस तरीके से मदद होती है,
तो बायर्स की इस तरीके से भी हम लोग मदद करते हैं कि जो पॉलिसी नहीं लागू हुई है उस पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं। हम सभी वर्किंग प्रोफेशनल है, हम लोग अपना जॉब छोड़ के नहीं जा सकते कहीं पे, तो उसका एक माध्यम है कि आप लिखत पढ़त करत के या फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से, और कभी कभी जरूरत हुआ तो आप अपनी बातों को पुरजोर करने के लिए मंत्रियों महोदय वगैरह से मिल सकते हैं, मिलना भी जरूरी है, लेकिन हाँ रेगुलरली उस चीज को नहीं किया जा सकता। लेकिन कोशिश जरूर करते हैं, प्रयास पूरे करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिल जाए। जी बिल्कुल। आपका एक एनजीओ भी है जिसके बारे में हम थोड़ा सा आपके जानना चाहेंगे कि वो एनजीओ क्या करता है और किस तरीके के लोगों को उसका फायदा उठाते हैं। जी नेहा, ये जर्नी भी कहीं ना कहीं एनजीओ की कहीं ना कहीं बिल्डर और बायर्स से रिलेटेड ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 2010 में हमने अपने फ्लैट्स बुक किए थे। तो जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने प्रोजेक्ट्स देखने जाते थे तो साल भर 2 साल के बाद वो प्रोजेक्ट फिर बंद हो जाता था, फिर उस पर कोई डिस्प्यूट हो जाती थी, फिर बंद हो जाता था। सॉरी। तो कई बार ऐसा होता था कि जब हम लेबर से मिलते थे, इनकी इंटरेक्शन, बेसिक इंटरेक्शन होता है कि क्या कौन बना रहा है, कहाँ के बायर्स हैं, कहाँ के लेबर्स हैं। तो इस तरीके से जब जाने लगे तो पता चला कि लेबर साइड पे इतनी सारी लेबर है, जब हमारे प्रोजेक्ट रुकते हैं तो उनकी सैलरीज भी रुक जाती हैं, उनका काम, उनके भी रोजी रोटी रुक जाती है, तो वो लेबर्स भी अपने गांव लौट जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो रही थी। तो जब जाते तो शुरुआत में छोटे छोटे बच्चे दिखते थे, बड़े अच्छे से और आकर्षित से लगते थे, बच्चे पढ़ना तो चाह रहे हैं, आते थे तो उनके चेहरों पे एक खुशी नजर आती थी कि हाँ कोई आया उनसे मिलने। तो कभी गए, टॉफी ले गए, पेंसिल ले गए, पेन ले गए, पर ये एक रूटीन नहीं कभी बनाया कि हाँ कुछ तब नहीं सोचा था कि हाँ बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे। लेकिन जब उनकी परेशानियां देखी और मुझे ऐसे लगा कि शिक्षा समान होनी चाहिए, इन बच्चों को भी पढ़ने का हक है। इनके पेरेंट्स मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे लेबर साइड पे खेल रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, कहीं पे भी चोट लग सकती है, चोटिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक बच्चों को एक मतलब बिल्डर से बात करके एक रूम बनवाया और उसमें उन बच्चों को बैठाना शुरू किया पढ़ाने के लिए। तो ऐसे करते 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 वो मतलब लोग जुड़ना शुरू हुए साथ में, और बच्चों की शिक्षा हमने शुरुआत कर दी। कुछ बच्चे बड़े थे, 12 साल के, 13 साल के, कभी किताब कॉपी का मुंह ही नहीं देखा उन्होंने। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब हम बात तो करते हैं एक समाज को विकसित करने के लिए, भारत देश बहुत महान है, भारत देश में को विकासशील बनाना है, लेकिन विकास का कार्यभार क्या सिर्फ सरकार का है? क्या जो पढ़ी लिखी जनता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बारे में कभी ये सोच नहीं सकते कि हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है बच्चों के प्रति या समाज के प्रति? मतलब हर कोई बताना चाहता है कि यहाँ गड्ढा है, लेकिन उस गड्ढे को ढकने का कितने लोग प्रयास करते हैं? यहाँ पर लाइट नहीं लगी, यहाँ पर अंधेरा है, लेकिन बोलने वाले 100 लोग आ जाएंगे, लेकिन उसको ठीक करने वाले शायद लोग नहीं आते, बहुत कम लोग होते हैं। पर्यावरण की प्रॉब्लम है, पेड़ लगाना नहीं कोई चाहता, और पेड़ लगा भी देता है तो उसमें पानी डालना कोई नहीं चाहता, पत्ते सूख रहे जी। तो ये एक इसी तरीके से जैसे बच्चों का अगर हम देखें तो ये तो भविष्य है देश का, ये तो आज के बच्चे ही तो कल का भविष्य है, और वो कंस्ट्रक्शन साइट में ऐसे ही घूम रहे हैं, ना उनकी कोई सुरक्षा, ना उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है, कोई बताने वाला ही नहीं है। क्योंकि लेबर्स को लगता है कि मैं लेबर हूं तो शायद मेरा बच्चा भी बड़े होकर के इसी प्रोफेशन को ज्वाइन करेगा। तो इन बच्चों के साथ कई बार गलत चीजें भी हो जाती हैं, गलत कुरीतियों का शिकार हो जाते हैं, तो उसको सिस्टम में लाना बहुत जरूरी है। मतलब इन बच्चों को बैठा के पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर 12 साल का बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हमारा दुर्भाग्य है कि वो बिना शिक्षा के वो अपनी जिंदगी लीड कर रहा है। तो हमने ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया। अभी हमारे पास 1 साल से 1.5 साल के बच्चे भी आते हैं जो बैठते हैं, गोला बनाना सीखते हैं, कलर भरना सीखते हैं, जैसे कि आप टॉडलर्स ग्रुप वगैरह में देखते हैं जो क्रैचेस वगैरह में होता है। तो वो बच्चों को भी हम लोग अपने साथ लेके आ रहे हैं, एटलीस्ट वो पढ़ना सीख रहे हैं। और 15-16 साल के बच्चे भी हमारे साथ हैं जो ब्रिज क्लासेस करके उनका हम एडमिशंस करा रहे हैं स्कूल्स में। तो मतलब एक समानता लाने के लिए, कहीं ना कहीं समाज के इस गैप को फिल करने के लिए आपको ब्रिज बनना बहुत जरूरी है। तो हम वो काम कर रहे हैं मैम।
तो लगभग हमारे साथ मतलब हर ईयर जो है बच्चे आते हैं जो डिफरेंट लेबर साइड के होते हैं, पढ़ते हैं, वो आगे उनका स्कूल्स में एडमिशन्स होते हैं और ये सिलसिला हर साल चलता रहता है। बहुत खूब। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो योगदान अगर हम समाज में कर सकते हैं तो वो शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि सच में यही भविष्य है। अगर नींव ही हमारी कमज़ोर होगी तो हम जिस विकास की कल्पना कर रहे हैं, जिस विकास की इच्छा है, जिस विकास की चाहत है, जिस देश का हम रूप सोच रहे हैं, वो बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। और ये शिक्षा सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी समाधान है जिसके लिए आप कार्य कर रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे साथ साधना जी जुड़ चुकी हैं, नमस्कार। हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, सचिन जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि आप, जैसे आपने बताया कि 2010 से आप सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं और अब 2024 चल रहा है, खत्म होने वाला है। अब सोशल मीडिया आ चुका है। जब आपने शायद शुरू किया था तब सोशल मीडिया नहीं था, तो मैं लेकिन इतना प्रभावी नहीं था। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको तब के और आज के कार्य में और उसके प्रभाव में, उसकी तीव्रता में क्या बदलाव दिखाई देता है? अगर कुछ बदलाव दिखाई देता है तो वो क्या बदलाव है? देखिए, सोशल मीडिया जिस तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बढ़ रहा है, नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वहाँ पे लोग आते हैं। कुछ लोग सामाजिक तरीके से भी आ रहे हैं, कुछ लोग मतलब लाइक अपना हॉबीज हैं, अपना प्रोफेशन है, उससे रिलेटेड भी लोग आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपको रोजगार के अवसर भी दे रहा है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना रहा है। तो जो आजकल न्यू कमर्स आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो कर रहा है। तो इसकी सोशल मीडिया की बस जो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया जितना ही हमारे लिए आज की डेट में प्रभावशाली बन रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी हो रहे हैं। तो हमें लाइक जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि इतने साइबर क्राइम के केसेस हो रहे हैं, लोगों की मेहनत की जमा पूंजी जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। लोगों के साइबर अटैक्स हो रहे हैं, खाते खाली हो जा रहे हैं, आजकल डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ही नुकसान है। तो हमें किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करना है तो सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि का परिचय जरूर देना चाहिए कि हमें कहाँ लॉगिन करना है, कहाँ लॉगिन नहीं करना है। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इस तरीके से केसेस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। समाज में अच्छी चीजों के साथ बुराइयां भी हो रही हैं। आजकल एआई आ गया, एआई मिक्स कर रहा है अपनी फोटोज के साथ, बहुत गलत चीजें भी हो रही हैं। तो हम सबको अपने कहाँ एक्सेस देना है, कहाँ एक्सेस नहीं देना है, इसकी एक ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए और हर नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हर चीज का कैसा सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये हमारे हाथ में रहता है। हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं, लगातार अपने संदेश दे रहे हैं, आपको सराहना दे रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, आपके कर्मों को, आपके कार्यों को बहुत सराह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप जी। आदरणीय प्रदीप जी, आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय सुदर्शन जी जुड़ चुकी हैं, नमस्कार सुदर्शन जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विनय जी भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। आपसे बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि सामाजिक और सोशल मीडिया एज ए सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पर और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में सर। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता होना, देखिए हर कोई अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हो तो आपका समाज के प्रति ना उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता की टैगलाइन लगा करके आप समाज को कहते हैं कि आप बेनिफिट नहीं कर सकते। तो अगर आपको समाज में के लिए कुछ अच्छा करना है तो कभी ना कभी जब आपको ना गटर साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। तो हर सामाजिक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उस चुनौती को जरूर फेस करता होगा। बच्चों, अगर जैसे मैंने स्कूल्स के बच्चों की बात करी, आप वृद्धाश्रम की बात कर लीजिए, तो आप ऐसे वृद्धाश्रमों इतने क्यों बढ़ रहे हैं? आपने कभी सोचा कि पेरेंट्स को अपने फैमिली से अलग कर देना और बच्चे आगे बढ़ करके अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको आपको समझना चाहिए और हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए कि हम समाज में
जो कर रहे हैं, पहली बात तो खुद में सुधार होना बहुत जरूरी है, तभी आप जी कुछ समाज का सुधार कर सकते हैं। तो सबसे जी पहले आप जी खुद सुधरिए और समाज को अपने आचरण के अनुसार उस समाज में परिवर्तन लेके आइए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जितना अपना चरित्र को आप जितना सही रखेंगे, अपने व्यवहार को ठीक रखेंगे, समाज उसको कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करेगा और कई लोग आपसे कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। जी। अभी आप ही की बातचीत से एक सवाल ज़हन में आया है कि जब आपने ये सामाजिक कार्य करना शुरू किया, मुख्यतः जब आप सोशल मीडिया पे आए, आजकल सोशल मीडिया के साथ हम बहुत नकारात्मकता भी देखने को और सुनाई देता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको भी इस नकारात्मक टिप्पणियों का या कुछ मैसेजेस का या नकारात्मक का सामना करना पड़ा? देखिए समाज में हर तरह के लोग होते हैं और हमारी जी, पाँचों उँगलियाँ भी बराबर नहीं होती हैं। बिल्कुल, तो जब बिल्कुल। ये एक बेसिक एग्ज़ाम्पल है, आपको आपको घर में भी कभी कोई अच्छा प्रेरित करता है, कभी किसी की बात बुरी लग जाती है, ये बेसिक है। बच्चों के साथ हमारे जैसे मेरी बेटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कभी उसे मेरी बात अच्छी लग जाती होगी, लेकिन कभी उसे बुरी लग जाती होगी। तो ऐसे ही समाज में भी लोग हैं जो आपको तरह-तरह से टिप्पणियाँ करते होंगे, जो आपको उनको लगता होगा कि आप शायद या अच्छा कर रहे हो तो या वो प्रशंसा नहीं कर पाते या फिर उन्हें लगता है कि क्यों कर रही है? इसका क्या मोटिव है? भई बच्चों को पढ़ा रही है, ज़रूर इसका कुछ मोटिव होगा। अच्छा एनजीओ है इसकी तो ज़रूर पैसा खा रही होगी। मतलब इस तरीके की चीज़ें एनजीओ को लेकर के लोगों के माइंड में आती है कि हर चीज़ गलत नहीं होती है। कई बार चीज़ें सही भी होती हैं, अगर आप किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप उसको विरोध भी मत करो और आप उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट देखिए। और कोई सोशल मीडिया पे कोई भी व्यक्ति अगर लगातार अपना प्रयास कर रहा है, 2010 से प्रयास कर रहा है, तो वो गलत दिखावा 1 दिन, 2 दिन का होता है और लगभग 14 साल से कोई दिखावा नहीं करेगा। और जॉब में रहते हुए बिल्कुल, अपने काम को भी कहीं न कहीं हर चीज़ को एक सिंक्रोनाइज़ करना कि मुझे बिल्कुल। ऑफ़िस भी जाना है, मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है, मुझे अपने एनजीओ को भी देखना है, मुझे 10 चीज़ें टास्क हैं जिनको आपको एक साथ पैरेलली अलाइन करना है। जी। तो ये एक मैनेजमेंट की बात होती है, बाकी जिनको बोलना है, अच्छा बोले उनको भी नमस्ते और जिनको जो बुरा बोले उनको भी नमस्ते। भगवान सब पे कृपा करे। बिल्कुल सही कहा कि और ये हमारे ही हाथ में है कि हम नकारात्मक को देखें ही ना, क्योंकि जी, सोशल मीडिया के इस दौर में ये सच में बहुत आसान भी हो गया है कि आपके मुंह पर शायद आपके सामने कोई नहीं बोलने की शायद हिम्मत करता, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है तो जी, एक्सेस सबके पास है, सबके हुँ, पास हर चीज़ की ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे संविधान ने दी है उसका बहुत ही गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है, बट जी, उसे हमें दरकिनार करना है, हमें उसके बारे में शायद सोचना ही नहीं है, तभी आप ऐसे अपने जॉब के साथ जैसा भी आपने बताया समय ना होते हुए उसी 24 घंटे में से आप जॉब भी करती हैं और अपना ये जी। काम भी करती हैं, समाज के लिए योगदान देती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अ, हमारे साथ आदरणीय दुर्गा जी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार दुर्गा जी। आदरणीय अर्चना जी, नमस्कार अर्चना जी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका हमारे इस पटल पर। और आदरणीय सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ और नमन करती हूँ कि इस पटल पर आप आए हैं हमारी बात सुनने को, हमारी यात्रा में भागीदारी करने को। जब ऐसा होता है कि अगर हम किसी के बारे में सुन रहे हैं, आज अगर हम रश्मि जी के बारे में सुन रहे हैं, तो इनके जीवन में कहीं न कहीं हमारी भी भागीदारी हो गई और हमारे जीवन में आपकी भागीदारी हो गई और आपकी बातें सुन के शायद कुछ किसी भी एक इंसान के जीवन में अगर कहीं पे भी बदलाव आए, तो वो फलदायक ही होता है। आगे चलते हैं। एक सवाल आया है सुदर्शन जी के द्वारा, मैं पढ़ नहीं पाई हूँ बट मुझे जल्दी से मैंने देख लिया, शायद सुदर्शन जी ने लिखा है कि अगर बच्चे हैं जो आपने शिक्षा से बात करी तो शायद उनका सवाल भी वो शिक्षा से पूछना चाह रही हैं कि शिक्षा में जैसे आपके पास बच्चे आते हैं छोटे और हर उम्र के बच्चे आते हैं, उन्हें क्या आपको कंट्रोल करने में कुछ दिक्कत होती है कि आपने कुछ टीचर्स रख रखे हैं या कुछ टीम है आपके साथ, उसके बारे में आप जरा बताएं हमें। नेहा जी जो सवाल आया है कि बच्चों को कैसे कंट्रोल करना होता है, तो पहली बात बच्चों को कंट्रोल करने की गलती कभी मत करिए।
जी बिल्कुल। क्योंकि बच्चों को कंट्रोल नहीं किया जाता है, बच्चों को बच्चा बन के कई बार उनके साथ हिल-मिल के, घुल-मिल के उनको समझाया जाता है। जी, जी, छोटे जी। बच्चों की बात करें तो हाँ, उनको हम बता सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन आप जितना ज़्यादा उन पे दबाव बनाना शुरू कर देंगे, वो उतना ही ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएँगे। जी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को कंट्रोल करने का जो ख़्याल है वो नहीं लाना चाहिए मन में। होना चाहिए, बिल्कुल। मेरे पास देखिए, जब बच्चे कुछ ऐसे भी बच्चे मेरे पास आए मतलब जिन बच्चों को स्मोक करने की आदत थी एंड अच्छा। वो बच्चा 5 साल का था, 6 साल का था। तो ऐसे बच्चे कई हैं जो तरह-तरह के नशे करते हैं, लेकिन जी, उन जी। बच्चों को भी प्रयास के साथ एक्चुअली बच्चों का जब ग्रुप होता है तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बता देते हैं मैम को, जी, मैम जी, जी, हमने बिल्कुल। उसको ऐसे देखा था। तो वो हुँ। उनकी तरफ से चीज़ें जैसे रात के टाइम है वो ऐसे कर रहे थे या कुछ बच्चों के साथ कभी कुछ गलत हो रहा था, तो वो भी पता चल जाता है मुझे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। जी, तो उन जी, जी। चीज़ों को हम हैंडल करते हैं, बच्चों की संगत कैसे जा रही है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है? और हम इतना मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे लिए मोटिवेट नहीं हो पा रहे तो उसके पीछे क्या रीज़न है? तो बिल्कुल। मोटिवेशन किस तरीके से कारगर करता है बच्चों का जीवन बदलने के लिए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जैसे उस बच्चे की मैं बात करूँ, उसकी मेरे पास वीडियो आई, उसके साथ एक 12 साल का लड़का था और एक वो 5 साल का बच्चा था और वो स्मोकिंग कर रहे थे, मतलब धुआँ उड़ रहा था। तो नेक्स्ट डे मुझे पता चला, मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन कुछ नहीं बोला, तीसरे दिन मैंने उसे बुलाया कि बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगता आपका? नहीं हुँ। मैम बहुत मन लगता है। तो ऐसे करके उससे कुछ-कुछ चीज़ें बात करी, घर के बारे में समझने की कोशिश करी कि बच्चा जी। एक्चुअली क्या चाह रहा था, मतलब वो किस तो पता चला कि उसको मतलब उसके बड़ा भाई जो है उसको कभी उसने पीते हुए देखा होगा, तो उसको एक हैबिचुअल बन गया। तो जी, उसको लगा जी। बड़ा बड़ा मतलब कूल टाइप का लगूँगा अगर मैं ये करूँगा, क्योंकि तो आदर्श भी बनाना है समाज में, तो किसको बनाना है वो भी इम्पोर्टेंट है कि आपने अपना एक बिल्कुल। नेगेटिव इमेज के भाई को आपने अपना रोल मॉडल बना दिया और कूल बन गए। तो उसको मैंने समाज की कई चीज़ें दिखाई। तो ऐसे करके बीच-बीच में हम लोग जैसे कुछ वर्कशॉप्स भी लगाते हैं, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं उनको बुलाते हैं। डॉक्टर्स को बुलाया, डीसीपी आ रहे हैं या कोई या और समाज के टीचर्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से जी। लोग आ रहे हैं, हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं, जो कुछ हाउसवाइफ्स भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो सैटरडे, जी। संडे में अपना टाइम देते हैं। तो एक परमानेंट हमारे पास सर भी हैं, जो मतलब थ्रू आउट बच्चों को देखते हैं। तो इस तरीके से कुछ टीम बनाई है, ओके। जो थ्रू आउट बच्चों को कहते हैं कि मॉनिटर कर रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ मैम कि हमने जब ये बच्चों की पढ़ाई का स्टार्ट किया था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए पेंसिल और पेन और लेके जाते थे। लेकिन जी। जब ये बड़े लेवल पे होने लगा तो बड़ी प्रॉब्लम हुई कि फंड्स कहाँ से लाएँगे इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि कॉपीज़ नहीं है। आज की डेट में महँगाई इतना मतलब कहते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन जब आपके पास 100 डेढ़ 100 बच्चे हों तो आप क्या करोगे? तो हमने बिल्कुल। ऐसी ड्राइव चलाई कि आपके बच्चे 5th क्लास से 6th क्लास में गए सपोज़, उनकी बची हुई कॉपीज़ होंगी। आप मुझे वो कॉपीज़ अपने भरे हुए पन्ने निकाल के आप मुझे दे दो। आपके पास पेंसिल्स होंगी, टूटी-फूटी पेंसिल्स होंगी जो आप नए सेशन में हर कोई नया लेना चाहता है। बिल्कुल, तो हमने बिल्कुल। वो सारी चीज़ें इकट्ठा करना शुरू करी, बहुत सारी हमारे पास कॉपीज़ ऐसे आईं, बहुत सारी पेंसिल, पेन आए, पुराने टिफ़िन्स बॉक्स आए, पुराने बैग्स आए, पुराने स्वेटर्स आए। तो इस तरीके से हमने इकट्ठे करे और उन बच्चों के लिए हमने सेट्स बनाने शुरू किए, एक बैग में कॉपी, पेंसिल, पेन सब कुछ रखा, क्योंकि पढ़ाना तो हमें ही था, क्योंकि वो ब्रिज क्लासेस थी, उसमें हर क्लासेस के बच्चे नहीं थे। तो इस तरीके से हमने बहुत कॉपीज़ पे रात-रात भर बैठ के उनको पन्ने चूँकि फट जाते थे तो उनको स्टेपल करना, उनको सिलना मतलब धागा डाल के बंद करना जी, और बच्चों जी, को जी। कॉपीज़ पकड़ाना, शीट्स निकालना, आर्ट की कॉपीज़ हैं, पुराने ब्रशेज़ हैं, इस तरीके से हमने अपनी मुहिम स्टार्ट करी थी। तो वैसे ही अभी भी चल रहा है, लेकिन हाँ अभी कुछ लोग हम लोग अपने जैसे जितना हिसाब होता है, हम लोग कहीं न कहीं अपने फंड्स इकट्ठा करते हैं, वॉलंटियर्स और कुछ मिला कर के बच्चों के लिए कभी न कभी कुछ न कुछ ले आते हैं। बहुत, बहुत, बहुत सुंदर। आपकी बातें सुन के सच में मुझे लगता है कि बहुत लोग आज प्रेरित होने वाले हैं। आदरणीय मीता जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। नमस्कार मीता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आदरणीय मधु जी जुड़ चुकी हैं, बहुत सुंदर, कह रही है बहुत सुंदर परिचर्चा। जी। आपको सब लोग बहुत नमन कर रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं आपके कामों को और आप सच में एक प्रेरणा का स्रोत हैं।
चलिए इस बातचीत को जारी रखते हैं और आगे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आप शिक्षा के लिए काम कर रही हैं, बायर्स के लिए काम कर रही हैं, आप भविष्य में किस प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर काम करना चाहती हैं जो शायद अभी तक आपने उन पहलुओं को छुआ नहीं है? क्या कुछ ऐसे पहलू है जिन्हें आप सोच रही हैं कि मैं भविष्य में इन मुद्दों पे जरूर काम करना चाहूँगी? देखिए, भविष्य में मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उनको काम करना छोड़ दूंगी, क्योंकि ये मुद्दे हमेशा ही आते रहेंगे। बट ठीक है, तो समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले तो हम भविष्य को शिक्षित करना और सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। तो इन विषयों पे तो हम ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों के लिए रोजगार भी डेवलप जरूर करना चाहूंगी कि जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकले या कहीं और के भी किसी जगह से भी बच्चा निकल के बाहर आ रहा है, तो वो उस प्रोफेशन को वैसे चूज ना करे कि लाइक कुछ जो बच्चे अशिक्षित हो जाते हैं तो कई बार मतलब कहते हैं कि चोरी में फंस जाते हैं, गलत कामों में फंस जाते हैं, इजी लर्न ऑफ मनी समझने लगते हैं कि किस तरीके से हम पैसे बनाएं अपने। तो इन चीजों को हमें हटाना है, जो समाज की कुरीतियां हैं उनको हमें हटाना है। आपको ईमानदारी से कोई भी काम करे, भले आप ठेला लगा के खड़े हो, लेकिन आप ईमानदारी से काम करो। आपके अंदर मन में वो चीज ना हो कि मैं ईमानदारी से पैसा, तो ईमानदारी सबसे पहले आना चाहिए और उसी से आप अपनी जितना आप आगे बढ़ेंगे ईमानदारी के साथ, तो भगवान आपको आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे स्किल बेस्ड हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ब्रॉडर स्केल पे, जिसमें बच्चियों को जो अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चे जो हैं ग्रेजुएट तक पहुंच जाए, क्योंकि कुछ बच्चे बड़े भी हैं, तो कई बच्चे जो होते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, साथ से निकल जाते हैं। लेकिन हमने उनको बीच बीच में, जैसे दिवाली के टाइम हम ये क्राफ्ट मेला के हिसाब से प्लान करते हैं, जिसपे हम उन्हीं बच्चों के साथ मिलके कुछ कुछ चीजें बनाते हैं, जिनको हम लोग जो है किसी मेले वगैरह में सेल करते हैं। जो उनसे फंड्स आते हैं, उनसे बच्चों की किताब कॉपी, और दिवाली पर एटलीस्ट बच्चों के लिए उन्हीं के पैसे उन्हीं चीजों में लग जाते हैं। तो एटलीस्ट उनको एक स्किल भी उनकी डेवलप हो रही है, ठीक है, जिससे वो कुछ सीख रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर बच्चे पहुंच रहे हैं हमारे। तो ये स्किल बेस्ड का मैं काम जरूर करना चाहूंगी, और बच्चों को एक सुधरे हुए समाज को, कि सिर्फ उंगली उठाना ना जाने, उस तरीके की अपनी समाज को एक ताकत बनाए कि आप अगर आपके अंदर ये अगर विचार आया है कि यहाँ पे गड्ढा है, या यहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, या यहाँ पर एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं, तो हम उसको ठीक कराने के लिए कितना प्रयत्न कर सके। सरकार बनी है आपके काम कराने के लिए, लेकिन आपको किस तरीके से पॉजिटिव अप्रोच से अपना काम कराना है, आप उसको कराइए। तो इसी तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट है, समाज का विकास है। आपको पर्यावरण पे भी ध्यान देना है। लोग हमेशा बोलते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन हम पॉल्यूशन को की रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? कोई भी उपाय नहीं है, ठीक है। आपके पास अनगिनत चीजें घर में इकट्ठी हो जाएंगी, जिनको आप संभाल के रखा हुआ है, आप उसको दे क्यों नहीं देते हैं बच्चों को, जिसके पास नहीं है? तो आप तो एक स्टैक करते जा रहे हैं अपने आप में एक मतलब ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जिनको हमें थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है, और एक समाज को एक बड़े दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। और जो भी मेरे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं उनसे सभी से एक यही जरूर अपील करना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े लेवल पर आप बच्चों को या आप समाज को सुधार का काम करें। आप जहां हो, आप जैसे हो, आपके आसपास आपको लग रहा है ना अगर चीजें खराब है, आप उसको ठीक करने की कोशिश करो, और आप निरंतर अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन, 2 दिन, महीना भर आपने सोचा कि नहीं होगा, आप नहीं करेंगे, यार ये तो गवर्नमेंट कुछ सुनती नहीं है, यार ये बच्चा तो कुछ बनेगा ही नहीं, यार ये तो मेड आ रही है, उसका बच्चा नहीं पढ़, उससे पूछ लीजिए ना कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है। आप अपने बच्चे को के लिए तो बहुत एम्बिशन रखते हो कि भाई पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन आपके घर में जो गार्ड एक खड़ा हुआ है, या जो आपके घर में रोजमर्रे में मेड आ रही है, उसका बच्चा क्या करना चाहता है, कभी आप उससे भी पूछ लीजिए। तो ऐसे ही करके हम कहीं ना कहीं, आई एम श्योर सभी कोई चैरिटी करते होंगे, लेकिन रुपए पैसे से मदद की हुई चैरिटी को मैं चैरिटी नहीं समझती हूँ। हालांकि बहुत जरूरी है, वो पैसा भी बहुत जरूरी है, लेकिन आपके पास हमेशा आप ऐसा रोल मॉडल बनिए जिससे आपको आपका जो मानसिक स्तर एक बढ़ जाए, और आप उस तरीके से आप समाज को सुधार कर सके। तो इसी तरीके से समाज एक मिलजुल के हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र जी ने बहुत सही कहा कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा।
समाज में बहुत सारी परेशानियां हैं, हम सिर्फ परेशानियों का ना बखान करें, उनके समाधान के बारे में सिर्फ सोचें ना, अपने हाथ बढ़ाएं और उसमें कार्य कार्य करें। बहुत सही बात करी। और हमारे साथ अंकित जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय प्रदीप जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय रहमान जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके बारे में रश्मि जी बता रहे हैं कि शायद वो आपकी सोसाइटी में है, और आपके बारे में बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप मेहनती और एक ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ जो कार्य करती हैं वो बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद इस आप सभी चैप्टर को। अब आगे बढ़ाते हैं, समय ज़्यादा नहीं बचा है, फिर भी मैं कुछ सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हम हमेशा समाज की जब बात कर रहे थे, युवा वर्ग जो है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है हमारे समाज में। तो सोशल मीडिया के तरीके से या सोशल मीडिया में आप युवाओं को सम्मिलित करके समाज में कैसे सुधार ला सकती हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं, और युवा को किस तरीके से इस तरफ आकर्षित किया जा सकता है। देखिए, जो हमारा समाज है और हमारे जो युवा हैं वो कल का भविष्य हैं, और हम इस भविष्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारे जो साथ कई बच्चे ऐसे आते हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में हैं, जो इंटर्नशिप के लिए आते हैं कि मैम हमें आपके एनजीओ के साथ इंटर्नशिप करनी है, और हमें मैम ऐसा है, मैम हमें आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मैम 20 आवर्स का है, 22 आवर्स का है। तो कई बार वो मैं मना कर देती हूँ कि बेटा, अगर आप जब तक एनजीओ में नहीं आओगे, आप प्रॉब्लम्स नहीं समझोगे, आप आज 18-19 ईयर्स के, अगर आपकी आदत बन गई तो फिर आप एक लर्निंग नहीं ले पाओगे। तो मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ इन्वॉल्व हों। भले आप हर हफ्ते 2 घंटे आइए, लेकिन आप समझिए एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। यहाँ आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बच्चों से बात करिए। तो युवा अगर आज सतर्क रहा, आज युवा थोड़ा सा जागरूक रहा, तो वो समाज में होने वाली जो जिन कुरीतियों के लिए हमारे जनरेशन लड़ते हुए आ रही है, हमने जो पास्ट में देखा है, शायद हम उनसे कहीं ना कहीं कोप अप कर चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं। लेकिन अब जो नए तरीके की जो समस्याएं आ रही हैं, युवा बहुत अच्छे से अपने एल्डर्स को भी गाइड कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज युवा स्ट्रांग है, उनको पता है। बहुत कहते हैं कि बहुत लर्निंग बहुत क्विक है, फास्ट है इनकी। लेकिन हाँ, वो जो सामाजिक जो कहते हैं ना, जो कनेक्टिविटी है वो टूटती जा रही है। आप मोबाइल फोन्स को देखते हो, आपको ये तो लगता है कि यह काम अच्छा हो रहा है, उसको लाइक कर दिया, उस पर कमेंट कर दिया, और रील्स देख रहे हैं। तो ये मतलब समाज इन सब चीजों का, कहते हैं ना कि सिर्फ रील्स तक ही नहीं पहुंचना है, आपको उस लोकेशन पे भी जाके देखिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम, क्योंकि रील्स बहुत एक 30 सेकंड्स की 60 सेकंड्स की होती है, उसमें आप सार नहीं पता कर सकते हैं। तो अब जमीनी स्तर पे उतरना बहुत जरूरी है। और आई एम श्योर कुछ बच्चे जो हैं बहुत सीरियस हैं, और वो देश को भविष्य में बहुत आगे लेके जाएंगे। और डेफिनेटली मेरे साथ अगर कुछ युवा जुड़ के काम करें, हालांकि जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर और बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं एज पर मेरी लर्निंग से, कुछ वो उनके लिए मैं अगर हेल्प कर पाऊँ, तो डेफिनेटली मेरे साथ वो कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ युवा। और पहली बात है कि एक चीज मैंने और भी देखी है युवाओं को, जो बुक्स का जो ट्रेंड है वो खत्म होता जा रहा है। तो बुक्स की जगह आप सोशल मीडिया या फिर आप इंटरनेट से पढ़ना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो बुक्स का कभी साथ मत छोड़िए। तो ये युवाओं के लिए मैसेज है, सोशल चीजों पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जब आप समाज में अच्छे होंगे तो आप कहीं ना कहीं उस समाज को आगे लेके जाएंगे। और वो चीजें आपको, जैसे मैंने बताया, 30 सेकेंड्स की रील में नहीं दिखेगा, वो आपको पता समझना पड़ेगा। लड़कियों की सिक्योरिटी है, बच्चों की सिक्योरिटी है, गलत चीजें हो रही हैं, आप को बाहर तो निकलना ही पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली समस्या क्या है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो सामाजिक गतिविधियां हैं और जो डिजिटल प्रभाव है, उनका संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ रील्स बनाकर या उसको सोशल इन्फ्लुएंसर के नाम से जो बहुत लोग आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हैं, सिर्फ वहाँ से काम नहीं चलेगा। आपको ज़मीनी तौर पर आपको उतरना ही पड़ेगा, तभी आप समाज में योगदान सही तरीके से कर पाएंगे और तभी आपका योगदान माना जाएगा। बहुत सही बात करी। अब मैं जल्दी से बस एक सवाल ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, अभी आपने बोला कि युवा आपसे जुड़ सकते हैं,
तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? क्या वो आपको मैसेज करें या कुछ जुड़ने का कुछ प्रावधान है, कुछ प्रोसेस है, उसके बारे में जरा जल्दी से हमें बताएं। देखिए मेरे साथ बच्चे अगर युवा बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे साथ ट्विटर, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। और अगर वो समाज में बढ़ चढ़ के मतलब जिस तरीके से मैं कार्य कर रही हूँ और कुछ मुझसे सजेशन उनको चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना नंबर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनसे कनेक्ट करूंगी और कहीं ना कहीं जरूर गाइड करूंगी बच्चों को। तो और मैं चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर आपके पास बातें आएंगी पूछने के लिए कि हम कैसे आपको जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि आजकल लोग करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, बस शायद समय की उनके पास बहाने भी शायद बहुत है कि हमारे पास शायद समय नहीं है, साधन नहीं है, हम कहाँ करें, किस तरह करें। तो शायद उन सारे सवालों का जवाब आप जैसे लोग ही हमें दे सकते हैं और तब हम अपना योगदान देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों में। और अगर आप जिस दिन टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया वो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो आपका दृढ़ निश्चय ही आपको सारे काम करवाता है आपसे। बाकी गॉसिप्स पे ध्यान ना दे। कई बार होते हैं कि हाँ एक गॉसिप्स में पड़ जाते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो बेटर है कि आपको जो करना है आप उसको सोचिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और हमारे यहाँ मैं गर्ल्स को बहुत मोटिवेट करना चाहूंगी, अगर कुछ लड़कियां इस सामाजिक भागीदारी लें और यंग बच्चे साथ में जुड़े तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात होगी। जी जी, समय की बात अगर कहूँ तो सभी के पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे थे, तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर आप सच में मन से कुछ चाहते हैं तो उसमें ज़रूर आप बढ़ सकते हैं, ज़रूर कुछ काम कर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न मैं ये लेना चाहूँगी कि आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी जो सोशल मीडिया पर सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, उसका ज़रा उत्तर दें कि क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं करना चाहिए। देखिए सामाजिक सोशल मीडिया पे अगर आप कोई भी इन्फ्लुएंसर है तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगी कि आप जो चीज़ रियलिटी है उस रियलिटी को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि सोशल मीडिया की चमक बहुत ज़्यादा होती है जिससे लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वो गलत मैसेज भी जा रहा हो तो वो भी कई बार लोगों के बीच में हाइप क्रिएट कर देता है। तो हमें इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के बहुत चीज़ों को नहीं बताना चाहिए। जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट करिए। और भीड़ है जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आप सड़क पे भी भीड़ होती है, मॉब एकदम से विचलित हो जाती है, ऐसे सोशल मीडिया का कंटेंट देख के भी लोग विचलित हो जाते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों पे जाइए। और पॉजिटिव भले चीज़ कहते हैं ना कि जो एक बुराई होती है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है, और जो एक और अगर एक अच्छी चीज़ को आपको ठीक बताने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन आप ईमानदारी का रास्ता चूज करिए और सच्चाई का रास्ता चूज करिए, आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। बहुत सही बात है, बहुत सुंदर बातें आपने करी, बहुत लोगों को आज आप प्रेरणा ज़रूर देके जाएंगी। बहुत एक बार फिर से आपका अभिनंदन करते हैं और नमन करती हूँ मैं, आप जो कार्य कर रही हैं, जो योगदान दे रही हैं समाज को। ये समाज ज़रूर आप जैसे लोगों के योगदान को सराहेगा और सराहेगा, और देश को, हम सबको आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है और इसमें संख्या सच में बढ़नी चाहिए। तो सबसे विदा लेती हूँ इस किरदारे ज़िंदगी की यात्रा में, और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे एक और रत्न के साथ, एक और किरदार के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सभी को, नमस्ते।